हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडी एंड नाबार्ड के इस प्रीवियस ईयर जीए पेपर में आप सबका स्वागत है। 20 क्वेश्चंस जीए के अंदर आते हैं एंड लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए देर वर वेरी इजी, काफी आसान सवाल थे। एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के सवाल देखने को मिले एंड सम क्वेश्चंस वेर डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। अगेन वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जीए सही से पढ़ा होगा तो आप इसके आंसर आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया था। पर एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, जीए पेपर जो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर आया उसके भरोसे आप मत बैठिएगा। मींस जैसे क्वेश्चन वहां पूछे गए सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गलत अंडरस्टैंडिंग रहेगी। दूसरा, जितना वेटेज दिया गया फाइनेंशियल क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को, यही वेटेज सेम बरकरार रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। आप में से जो लोग काफी दिनों से एग्जाम दे रहे होंगे, जिन्होंने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम दिया होगा, वो एक चीज बहुत जानते हैं कि जीए में हमेशा पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो हमें फोकस ये करना पड़ेगा कि एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स को सही तरीके से पढ़े और कुछ बेसिक फाइनेंशियल टर्म, कुछ बेसिक बैंकिंग ओरिएंटेड टर्म्स का थोड़ा स्टडी कर ले और जो योजनाएं हैं स्पेशली एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखा जाए। हम अपने बैच में सबके ऊपर बात करेंगे, प्लस यूट्यूब के ऊपर भी हमारा सेशन होगा। पर एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जीए पेपर किस तरीके से पूछा गया था, सारे 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो यहां से आप उसको आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने, द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय द नेट एसेट वैल्यू, एनवीए जिसकी हम लोग बात करते हैं, विच इज डिस्क्लोज बाय म्यूचुअल फंड ऑन विच बेसिस। जो नेट एसेट वैल्यू है वो कब डिस्क्लोज होता है, म्यूचुअल फंड जो भी म्यूचुअल फंड होगी वो उसे डिस्क्लोज करेगा एंड दैट डिस्क्लोजर विल बी ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे डिस्क्लोजर होता है, डेली बेसिस पे इसकी जानकारी मिलती है कि भाई इसका नेट एसेट वैल्यू क्या रहा। तो डेली बेसिस पे इसे डिस्क्लोज करने की जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है। सरल सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च बाय आईआरडीआई, कंसीडर द फॉलोइंग। सरल सुरक्षा बीमा योजना इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था कि इसके अंदर किस किस को हम इंक्लूड करते हैं। पेरेंट्स, इन लॉज, लीगली वेडेड स्पाउस, अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ 30 ईयर्स। देखिए फोर्थ तो नहीं आएगा। अगर चाइल्ड ऑफ 30 ईयर्स है तो नहीं आएगा, कि 18 ईयर्स से लेस देन है तो चलो कंसिडर कर लेंगे, पर 30 ईयर्स के अनएम्प्लॉयड चाइल्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। पेरेंट्स, इन लॉज भी इंक्लूड होते हैं और लीगली वेडेड स्पाउस भी रहेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3, 1, 2 एंड 3 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इन अप्रैल 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया released CDP Suraksha under Cluster Development Scheme. Consider the following about these objectives of this program. क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे पास है, तो उसी प्रोग्राम के अंदर सुरक्षा नाम का एक सीडीपी रिलीज किया गया। तो डिवेटलिंग ऑफ रिसोर्सेस, एनहांसिंग फार्मर्स इनकम थ्रू क्लस्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन, facilitating the introduction of innovative technologies and practices to help enhance the global competitiveness of the focus cluster corps. So answer of this question is all of the above. सारे के सारे पॉइंटर्स बिल्कुल सही है इस सुरक्षा अंडर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। अब ध्यान रखना, सेम स्कीम आपके लिए नहीं पूछी जाएगी। तो जो रिसेंट स्कीम एग्रीकल्चर ओरिएंटेड चल रही है, जैसे पल्सेस का मिशन हमारे पास चल रहा है, या फिर हम बात करते हैं 100 बैकवर्ड डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो यहाँ पे थोड़े सवाल पूछने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। Certificate of deposit is an unsecured money market instrument. A scheduled commercial bank can issue certificate of deposits for a maximum period of how long from the date of issue. Certificate of deposits, commercial paper, treasury bills, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारे के सारे टूल्स मनी मार्केट के अंदर आते हैं और मनी मार्केट जो है वो हमेशा लेस देन 1 ईयर के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे बात होगी 1 ईयर के। सो अप टू 1 ईयर या इवन लेस देन 1 ईयर के लिए ही सीडी इशू कर सकते हो। 7 days to 1 ईयर के लिए सीडीज कमर्शियल बैंक इशू कर सकती है, ये उनको अलाउड होता है। अब सीडी कभी कभी डेवलपमेंट बैंक्स भी इशू कर सकती है। डेवलपमेंट बैंक्स मोर देन 1 ईयर अप टू 3 ईयर्स के लिए इशू करेगी, पर यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक का सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ पे कमर्शियल बैंक का सवाल पूछा गया था। तो ये बेसिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च वॉलंटरी रिटेंशन रूट along with SEBI to enable FPI to invest in the Indian debt market. Under this minimum retention period will be, minimum retention period क्या है, ये सवाल आपके सामने है। Voluntary retention route के आरबीआई ने अलॉन्ग साइड विथ सेबी
एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आंसर इज 3 इयर्स, 3 साल का वॉलंटरी रिटेंशन रूट मेंशन किया गया। ये करंट ओरिएंटेड सवाल था रेगुलेटरी बॉडीज के एंगल में, और ये न्यूज में चल रहा था, उसी के एंगल में सवाल पूछा गया। अब ये स्कीम वाला सवाल है, which of the following initiative being launched by the government of India to create holistic development of the science and technology ecosystem and accelerate innovation in the country? तो ऐसी स्कीम्स जो देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, देश के इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एआईएम, निधि, इंस्पायर एंड एसएसवाई। एसएसवाई यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। अटल इनोवेशन मिशन हमारे पास है, निधि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इंस्पायर ये भी एक इनोवेशन के लिए जहां पे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को प्रमोट करते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1, 2 एंड 3 यहाँ पे आंसर बनेगा। सुरक्षा सुकन्या योजना जो है कि वो हमारे महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है, तो इसकी तो बात यहाँ पे नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following is not an intermediary under national pension system? दिए गए ऑप्शन में से नेशनल पेंशन सिस्टम की इंटरमीडिएटरी नहीं है। इंटरमीडिएटरी का मतलब है कि जिनकी मदद से इसको सक्सेसफुल किया जाए। अब देखिए ईपीएफओ का यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम के इंटरमीडिएटरी में कोई रोल नहीं आएगा। ऑब्वियसली पीएफआरडीए ये नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी। ईपीएफओ का कोई रोल नहीं है जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एक लोकेशन से आप कर सकते हो, ट्रस्टी बैंक होती है, पेंशन फंड होते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज हमारे पास रहेगी सारा डेटा मेंटेन करने के लिए। ईपीएफओ जो है वो प्रोविडेंट फंड के लिए काम करेगी। इनका यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएटरी रोल नहीं आएगा। हिंडन एयर फोर्स स्टेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एयरबेस, व्हाट इट्स ग्लोबल पोजीशनिंग? हिंडन एयर फोर्स स्टेशन जो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, कि ये हमारे देश का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एयरबेस है। कि मोस्टली गवर्नमेंट स्पेशली पीएम साहब की फ्लाइट्स, प्रेसिडेंट की फ्लाइट सारी आपको इसी एयरबेस से देखने को मिलेगी। इसका ग्लोबली रैंकिंग क्या है? ग्लोबली यूएस का एयरबेस सबसे टॉप पे आता है एरिजोना का, कि इसका रैंकिंग ग्लोबली 8th पे है। तो एरिजोना जो यूएस का है सबसे टॉप में आता है, ये 8th है। पर एशिया में एंड इंडिया में सबसे बड़ा हिंडन एयरबेस की हम बात करेंगे। चलो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च अंडर फेज 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ फेज 1? अब ध्यान दीजिए, ग्रीन टग क्या होता है? टग पहले बता देता हूं मैं आपको। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, जो हम ट्रेड के लिए यूज करते हैं, कंटेनर जिसमें होते हैं, उन शिप्स को पोर्ट पे खींच लाने के लिए या उन शिप्स को थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाने के लिए टग होती है। छोटी होती है, बड़ी बड़ी पावरफुल शिप्स होती है, उसको टग हम लोग कहते हैं। अब टग जो है वो डीजल पे चलते हैं, इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रीन टग नाम का कंसेप्ट मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली टग, क्योंकि टग में बहुत डीजल की रिक्वायरमेंट होती है और उससे बहुत पोल्यूशन होता है। तो पोर्ट एरिया में काफी पोल्यूशन एक टग क्रिएट करते हैं। तो ग्रीन टग मींस एनवायरमेंट फ्रेंडली टग के लिए हमने स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च की। इसके फेज 1 में विशाखापट्टनम पोर्ट नहीं आता है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है, चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु के अंदर है, पारादीप पोर्ट ओडिशा वाला, दीनदयाल पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये सारे पोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। बट वी डोंट हैव द विशाखापट्टनम पोर्ट, उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, गुजरात वाला पोर्ट के उसे भी इंक्लूड किया गया, कांडला दीनदयाल पोर्ट की बात करेंगे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल, जो हर साल गोवा में होता है। इस बार भी होगा गोवा में। तो सवाल ये पूछा गया, हु वाज ऑनर्ड विद द स्पेशल जूरी अवार्ड 54th IFFI इन नवंबर 2023? अभी होगा, अभी नवंबर मंथ चल रहा है, इसी मंथ में ये होगा। तो क्या आपके एग्जाम में आ सकता है? क्योंकि आपकी एग्जाम दिसंबर के मिड में है, तो यस पूछने के चांसेस शायद बन सकते हैं। ऋषभ शेट्टी साहब को अवार्ड दिया गया था कंतारा मूवी के लिए, ही गॉट द अवार्ड। उनका वापस एक कंतारा का प्रीक्वल आया हुआ है, लेट्स सी शायद उसके लिए भी अवार्ड मिल जाए। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज करती है और हर साल इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो फाइनेंशियल मार्केट को लेके है। So which of the following beta version of the rolling settlement cycle capital market was introduced in March 2024? बीटा का मतलब है एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। तो हमने T+0 का मतलब है जिस दिन ट्रेड हुआ उसी दिन सेटलमेंट के लिए। तो सेटलमेंट साइकिल होती है कि उसी दिन ट्रेड आपका सेटल हो जाए। तो T+0 का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। T+1 ऑलरेडी हमारे देश में है, T+1 शेयर मार्केट में ऑलरेडी चलता है। T+0 का बीटा वर्जन सेबी ने लॉन्च किया एक्सपेरिमेंटल तौर पे कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये भी करंट ओरिएंटेड सवाल था।
Indian Agriculture Research Institute has launched new high yielding wheat seed variety resistant to yellow and leaf rust disease. What is the name of this variant? अब ये एग्रीकल्चर से बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है जो जीए में पूछा गया, अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड। तो वेराइटी 3386 जो है ये हाई यील्डिंग वेराइटी को लॉन्च किया गया व्हीट सीड वेराइटी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICIARI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, as per the extant guidelines of SEBI, what is the minimum amount that can be accepted as the investment from investor under alternate investment fund other than angel fund? AIF होता है, alternate investment fund कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 होता है। तो एंजल फंड, वेंचर कैपिटल भी इसका पार्ट है। तो अदर देन एंजल फंड व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी एक्सेप्टेड? तो यहाँ पे बात करेंगे अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक की बात यहाँ पे की जाती है। अप टू 1 करोड़ तक का मिनिमम अमाउंट यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा एक्सेप्ट एंजल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब जीएसटी को लेके सवाल पूछ सकते हैं। अब वहां पे सवाल पूछा गया था जुलाई मंथ का जीएसटी का इंक्रीज कितना हुआ। देखिए, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन जो हमारे देश में आज तक हुआ है वो अप्रैल 2025 में हुआ है। यूजुअली अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन हमेशा स्ट्रांग दिखता है। अब ये क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं आपको, बट अभी जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए क्योंकि 5%, 18% दो ही हमने रेट रखे, 40% का स्पेशल रेट भी हमने रखा हुआ है। तो जीएसटी कलेक्शन में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और उसका इंपैक्ट कलेक्शन के ऊपर भी होगा। मंथ ऑफ अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा था, पर शायद नवंबर का अच्छा नहीं रहेगा, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो ये भी फैक्टर याद रखेगा। तो जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्क करती है और फाइनेंस मिनिस्टर ये जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं। और 22 ऑफ सितंबर से हमने नए रूल्स भारत में जीएसटी के एंगल में इंप्लीमेंट किए। Central KYC Record Registry is centralized repository of KYC records of customers in the financial sector with the uniform norms and interusability. From which year did the Central KYC Record Registry start functioning? Central KYC, आजकल Central KYC बहुत चलता है। आप एक बार KYC कर लीजिए, हर जगह पे उसे यूज कर सकते हैं। तो आरबीआई ने 2016 से इसे इंप्लीमेंट करने की बात की है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमारे पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में काफी बड़ा रिवॉल्यूशन 2016 में आया। यूपीआई भी तभी आया और सेंट्रल केवाईसी भी लाया गया। Which of the following is not among the top 5 most valuable companies? मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी शेयर मार्केट में उसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है? एनवीडिया आज के डेट में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे ज्यादा, क्योंकि शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। मेटा जो है व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ये नहीं आता है, तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है टॉप 5 के अंदर। ओके, सो एनवीडिया आज भी टॉप में आती है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 100th मेंबर? अब अगर हम बात करें, मोल्दोवा रिसेंटली 107th मेंबर बनी है। 107 मेंबर जिन्होंने रैटिफाई किया। वैसे तो 124 मेंबर कंट्रीज के नाम आपको दिखाई देंगे, पर रैटिफाइड 107 है। मोल्दोवा रिसेंटली अगस्त मंथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसका मेंबर बना। 100th मेंबर पैराग्वे था। पैराग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री, ये 100th मेंबर बनी, पर अभी मोल्दोवा बनी हुई है। ध्यान रखेगा, करंट अफेयर्स वाला क्लियर क्वेश्चन था। World's first ship-to-ship LNG transfer was carried out by which company in 23? Ship-to-ship LNG transfer, okay, जैसे हम प्लेन टू प्लेन फ्यूल ट्रांसफर की बात करते हैं, वैसे शिप टू शिप LNG ट्रांसफर सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन कंपनी ने इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। Which of the following from the ISO family is related to risk management framework? ये काफी डिफिकल्ट सवाल था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था। ISO के हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स फैक्टर हमारे पास होते हैं, हम लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात करें तो ISO 31000 ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए वर्क करता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट अस लाइसेंस for a single branch full-fledged money changer? फुल-फ्लेज मनी चेंजर जो करेंसी आपको एक्सचेंज करके देगा। सिंगल ब्रांच है तो 25 लाख की बात होगी, अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो 50 लाख की बात की जाएगी। सिंगल ब्रांच के लिए 25 लाख, मल्टीपल ब्रांच के लिए 50 लाख वाला कंसेप्ट हमारे पास है। दोस्तों, ये थे कुछ सवाल नाबार्ड ग्रेड ए के लिए जीए के। दोस्तों, हमारी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको नाबार्ड ग्रेड ए का प्रिपरेशन करना होगा तो फिलहाल हमारी ऑफर चल रही है। नाबार्ड ग्रेड ए 7199 के अंदर आपको बैच मिल जाएगी। कूपन कोड कौन सा यूज करना है आप नीचे देख सकते हो, PUSHPA के। अगर आपको
आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए प्रिपेयर करना है तो उसकी भी बैच हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। सो 8299 के अंदर आप आरबीआई ग्रेड बी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पूरा यहाँ पे 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स के, तो यहाँ पे 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन होगा आरबीआई ग्रेड बी का, तो पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी हमारे पास 7499 का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। फिलहाल ऑफर चल रही है, ध्यान रखना। अगर आपको सारी एग्जाम्स एक साथ प्रिपेयर करनी है तो हमारे पास सुपर पैक है। सुपर पैक में 10,499 का सुपर पैक है, जहां पे पीयूएसएचपीए के ये कूपन कोड से आपको डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, तो इसमें भी आप जुड़ जाइएगा। दोस्तों, हमारी यूट्यूब लेक्चर जीए के फ्राइडे फ्राइडे को शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलेंगे, तो जहां पे हम जीए के करंट अफेयर्स वाले स्पेशली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उस सेशन में भी जुड़ना मत भूलिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।